और सियासत क्या करती है। हैं कितने खुदगर्ज सियासी लोग यहाँ, हैं कितने खुदगर्ज सियासी लोग यहाँ, हैं कितने खुदगर्ज सियासी लोग यहाँ। गांधी को शैतान बताया जाता है। बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक रसीले, चुटीले और बहुत ही महत्वपूर्ण कवि महोदय से, जो मंच का संचालन बहुत ही भूरी भूरी प्रशंसा के साथ करते हैं। उनकी रचनाएं देश और देश के कोनों कोनों में सुनी जाती हैं। चलिए मिलते हैं अर्जुन सिंह चांद से। नमस्कार चांद साहब। नमस्कार सर। चांद साहब, जैसा कि आपके बारे में मैंने अभी बोला, आपकी ये लेखी यात्रा, आपकी ये संगीतमय यात्रा, या ये कह लीजिए मीठी यात्रा कब से शुरू हुई? सर, ये गॉड गिफ्टेड होता है। और मंच का रुझान जो है, जब हम कक्षा 6 में पढ़ते थे तो स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते थे, तो उसमें मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करता था। और उसके बाद फिर न जाने कब कक्षा 8 में आते आते कुछ उल्टी सीधी लाइनें जोड़ने लगा, कविताएं लिखने लगा। और ये फिर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की यात्रा जो है इंटर तक बराबर चलती रही लगातार। इधर जो है स्कूल के सांस्कृतिक प्रोग्राम, जो रैलियां होती थी हमारे यहाँ संगीतिक, तो उसमें जिला स्तर पे, फिर मंडल स्तर पे, फिर प्रदेश स्तर पे हम लोगों ने यात्राएं की, हम लोगों ने कंपटीशन लड़े, जीते भी बहुत सारे फाइनल। उसके बाद वो यात्रा एक अलग चल रही थी। हालांकि जब मैं जो है उसी बीच में मैं जो है स्पोर्ट्स भी करता था। मैं क्या खेलता था? वो रेसर था। 100, 100, 200, 400 की रेस लगाता था और साथ में क्रिकेट खेलता था। तो वो अलग चलता था, मगर इससे जो है ज्यादा लगाव था। कविता में रेस कब से पकड़ी है? कविता में रेस तो सर कक्षा 8 में पहली कविता लिखी थी उल्टी सीधी, फिर उसके बाद भूल गया था। फिर आते आते फिर 9th में थोड़ी, फिर 10th में, इस तरह करते कविता तो थोड़ा थोड़ा लिखते थे। मगर 1989 में जब मैं BA में पहुंचा, तो एक कॉलेज में पहुंचने का, एक इंटर के बाद एकदम कॉलेज में जाना और कॉलेज का माहौल देखना, आज का जैसा जमाना तो उस समय था नहीं। इस समय तो बहुत ही, मतलब आप समझ लीजिए कि आप तो जानते हैं किस तरह का माहौल था। आज तो को एजुकेशन का है, और आज जो है लड़के लड़कियों में कोई वो नहीं। तो उस समय हम लोग जब कॉलेज में पहुंचे तो ऐसा लगा कि बिल्कुल दूसरी दुनिया में आ गए। स्कूल से जब कॉलेज में पहुंचे तो बिल्कुल दूसरी दुनिया में, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं। तो कविता का जो है सफर जो बचपन से चल रहा था, उसमें थोड़ा सा और तेजी आई, यौवन आया उसमें। हाँ, उसमें यौवन आया। और जो है उस बीच जैसा होता है किशोरावस्था में सहज किसी के प्रति आकर्षण, तो वो आकर्षण ने और ज्यादा रूप ले लिया कि मतलब लिखना, कोई आकर्षित कर गया तो उसके लिए लिख देना, और कुछ कर गया तो वो लिख देना। वो चलता रहा। फिर 1989 में ही मैंने पहला मंच जो है लखनऊ में किया। चंद साहब, आपकी अंततः पूरी एजुकेशन कहाँ तक रही? मेरी 1993 में मैंने पॉलिटिकल साइंस से MA कंप्लीट किया था सर। उसके बाद फिर 2009 और 10 में मैंने फिर जो है हिंदी से MA किया है। इस तरह से मैं जो है AA में हूँ, और बस यही चल रहा है। PhD भी किया, PhD अधूरा मेरा जो है पड़ा हुआ है अभी पूरा। निर्भर ग्वालियर जीवाजी यूनिवर्सिटी में मैंने फॉर्म भरा था। किस विषय पे आप PhD? हिंदी में ही कर रहा था, मगर उस दौरान फिर इधर क्या हुआ कि बच्चे बड़े हो गए, तो पूरा ध्यान बच्चों की तरफ लग गया, तो अपनी पढ़ाई छूट गई पीछे। बच्चों की PhD। सब जैसे आपने बताया कि आपने बहुत सारे देश की मंचों को शेयर किया हुआ है, हमारे दर्शकों को बताइए आपने कहाँ मुख्यतः जो स्टेज शेयर किए हैं और उसमें आपको वाहवाही मिली है? सर, वैसे तो लगभग देश के जो है 29 प्रांतों में से लगभग 24-25 प्रांतों में मैंने काव्य पाठ किया है, और हर जगह किया जहाँ जहाँ हिंदी बोली जाती है। पूर्वोत्तर के ये जो 6-7 राज्य हैं, उनमें भी सिक्किम में हो आया हूँ। गैंगटोक में 3 प्रोग्राम किए, असम में 3 प्रोग्राम किए। बाकी ये सिक्किम और असम को छोड़ दिया, मतलब शामिल कर लिया है। बाकी जो राज्य छूटे हैं वही छूटे हैं, बाकी सब जगह लगभग सब जगह कराए। आपने टीवी संस्कृति से भी जुड़ाव रहा है आपका। जी। बताइए, आपने बड़े किसी प्रोग्राम में भी आपने शिरकत की है? हाँ जी, वाह वाह क्या बात में मैंने सबसे पहले, जब अशोक चक्रधर जी उसको करते थे 2005-6 में, तब मैंने एक एपिसोड मेरा दिल्ली से प्रसारित हुआ था। उस समय दिल्ली से शूटिंग होती थी।
उसके बाद फिर बाबा क्या बात है, फिर चला गया मुंबई, सुभाष काबरा जी करने लगे। फिर उसके बाद जो है हमारे शैलेश भाई करने लगे, शैलेश लोढ़ा जी। तो शैलेश लोढ़ा जी ने बुलाया। फिर उसके बाद 2010 में उन्होंने जो है एक दबंग चैनल पे बहुत खूब एक प्रोग्राम आता था जी। उसमें मेरे सर्वाधिक 6 एपिसोड हुए हैं। 6 एपिसोड मुझे बार बार बुलाया उन्होंने। तो उस दौरान आपने जो काव्य पाठ किया, कुछ हमारे दर्शकों के लिए भी सर मेरी पंक्तियां जो है बड़ी अमर सी पंक्तियां हैं, 4 पंक्तियां। उन्हीं पंक्तियों के लिए मुझे हर जगह बुलाया जाता रहा और उन पंक्तियों ने मुझे विदेशों तक की यात्रा भी कराई और वो बड़ी अमर पंक्तियां हो गई। उन्हीं पंक्तियों को मैं पढ़ता हूँ। और ये हालांकि आप भी मीडिया से हैं और मीडिया वालों के लिए ही था, क्योंकि मैं भी मीडिया में रहा। आपको बता दूं कि 1989 में मैं जब पहली बार मैंने मंच पढ़ा तो उस समय मैं बीए में पढ़ रहा था और इधर एक दैनिक अखबार में मैं जो है रिपोर्टिंग भी करता था। और मेरी फिर पत्रकारिता की लाइफ 1994 तक लगातार चली और 1994 में मैं अमर उजाला जैसे बड़े कंसर्न में पहुंच गया था। अमर उजाला में मैं सिटी रिपोर्टर हो गया था। कहाँ? उरई में। और बहुत अच्छा मेरा बनना आपको असल में कवि था तो डाइवर्ट हो गया। हाँ नहीं कवि क्या मतलब, बनना तो पत्रकारी था। कुछ ऐसे जो है स्थितियां बनी कि फिर मुझे सरकारी नौकरी में आना पड़ा। वो एक अलग कहानी है। तो उसी दौरान मैंने 4 पंक्तियां कही थी, फिर उसको धीरे धीरे करके, असल में वो 4 पंक्तियां इतनी वजनदार थी कि उस तरह के शेर नहीं निकल रहे थे, उस लेवल के शेर नहीं निकल रहे थे। तो उसको उस गजल को पूरा होने में 2013 में, मतलब मैं 94 से लिखना शुरू किया उस गजल को। 4 पंक्तियों ने मुझे लगभग पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर पहुंचा दिया। 2000 वायरल हो गए थे आप। हाँ, इतने ज्यादा वो पंक्तियां मुझे फेमस हो गई थी। उसके बाद 2013 में जाके वो गजल पूरी हुई। मैं वही सुनाई देता हूँ, सुनिएगा। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाए तो कहाँ जाए, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। ये 4 पंक्तियां जो है, सबसे पहले इन्हीं 4 पंक्तियों ने मुझे फेमस किया। माँ सरस्वती हर कवि के जीवन में एक ऐसा कुछ दे देती है जो उसकी पहचान बन जाती है, और मुझे भी बड़ी कृपा है माँ की कि उन्होंने जो है ये 4 पंक्तियां दी। उसके बाद फिर मैं इसमें प्रयास करता रहा कि इसी ऊंचाई के कुछ शेर निकलते रहे। नहीं निकले। और मेरी आदत है कि मैं जबरदस्ती कविता नहीं लिखता हूँ सर, जब तक अनायास कविता न। हाँ, क्योंकि सायास लिखी हुई कविता यहाँ तक नहीं पहुँचती है। आप कविता का उत्पादन नहीं करते। हाँ, अनायास जो लिखी आती है वो यहाँ तक पहुँचती है, क्योंकि वो अंदर से निकलती है, और जहाँ से निकलती है वहीं तक पहुँचती है। और जो सायास लिखी जाती है वो यहीं पे अटक के रह जाती है। कान में आपने सुना, ठीक है, हाँ हो गया। तो वो फिर उसमें एक शेर निकला सर। शेर देखिएगा, हुआ क्या कि 2013 में एक IAS थी दुर्गा शक्ति नागपाल, आपने नाम सुना। उसको बड़ा सताया गया, बहुत परेशान किया गया। तो एक शेर निकला इसी में कि सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, एक मोम के पुतले सा किरदार तुम्हारा है। तो इस तरह से फुटकर में ये गजल मेरी पूरी हुई। और मुझे कभी कभी गुस्सा भी आता है, कभी कभी खुशी भी होती है कि मेरी इन 4 पंक्तियों को हमारे कवि कुल के बड़े कवि डॉक्टर कुमार विश्वास जो है बिना मेरा नाम लिए हर जगह पढ़ देते हैं। अभी कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था, वो कहीं किसी पत्रकारों के प्रोग्राम में कह रहे थे मैं तो पत्रकारों के लिए ये कहता हूँ, और ये मेरी 4 पंक्तियां जो उन्होंने पढ़ दी। तो आहत होते हैं आप ऐसे में? आहत होना स्वाभाविक है, अगर कोई नाम ले दे तो ठीक है, और नाम नहीं लेता है तो फिर भाई जिसने आपकी ने कोई चीज प्रोडक्ट की और वो दूसरा गाइड बनता है तो वो
ये चीजें हैं। तो थोड़ा सा पिछले साल भी एक घटना घटी, पिछले 2 साल पहले 19 में कुमार विश्वास साहब यहाँ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में आए और उनका एक ये शो था। आजकल तो वो शो ही करते हैं, कवि सम्मेलन तो करते नहीं, शो में अपना सब गाजा बाजा लेके ऑर्केस्ट्रा लेके पहुंचते हैं। हालांकि उन्होंने कवियों के रेट बढ़वाए, ये अच्छी बात है, मगर कविता को संगीतमय बना देना ये थोड़ा सा अटपटा है। और कविता को कविता ही रहने दिया जाए, जो उसका मूल स्वरूप है उसी में रहने दिया जाए तो अच्छा है। आप शो कर रहे हैं ठीक है, मगर उसको जो है ऑर्केस्ट्रा के साथ में न करें। तो क्या झांसी में भी उन्होंने आपकी कोई रचना? हाँ, झांसी में इन पंक्तियों को उन्होंने कोट किया। जब जागरण के भैया जी पहुंचे, लोगों ने कहा कि जागरण के भैया जी आ गए हैं, स्वागत करते हैं। तो उन्होंने कहा आइए आइए, मैं तो आपका जो है आप लोगों के लिए ये कहता हूँ, और मेरी ये 4 पंक्तियां पढ़ दी भैया जी को मालूम। भैया जी ने कहा ये तो हमारे अर्जुन सिंह चांद की कविताएं, हमारा झांसी का कविता है, ये तो हमारे अर्जुन सिंह चांद की पंक्तियां हैं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं हाँ हाँ, वो मेरे मित्र हैं, आपके झांसी के ही हैं चांद साहब। अच्छा। तो चलो कभी तो स्वीकार। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं कष्ट होता है। अब मुझे हमारे एक मित्र हैं बहुत अच्छे, अतुल अजनबी साहब, ग्वालियर के बड़े अच्छे शायर हैं, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर कई मुल्कों में जाते हैं जी। उन्होंने एक बार मुझे बताया, दुबई से लौट के आए तो बोले चांद भाई, फोन किया उन्होंने, बोले चांद भाई मैं तो सशरीर दुबई हुआ आया हूँ, मगर तुम्हारी रचना दुबई हुआ। मैंने कहा कैसे, क्या हुआ भाई साहब? तो बोले कि वो वहाँ पे कुमार विश्वास ने तुम्हारी पंक्तियां पढ़ी और वहाँ तुम्हारा नाम लिया दुबई में, कि हमारे हिंदुस्तान में एक झांसी शहर है रानी लक्ष्मीबाई का, और वहाँ हमारे एक मित्र हैं बहुत गुमनाम से शायर। इस तरह से कहा उन्होंने, जबकि मुझे 30 साल हो गए, 30 साल की यात्रा हो गई पूरा हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान के बाहर श्रीलंका और नेपाल वगैरह सब में वो आया हूँ, जानते हैं साहब। आपकी रचनाओं ने, आपने अभी बताया था कि विदेश भी यात्रा कराई है जी। तो हमारे दर्शकों को बताइए आपने की रचना कहाँ कहाँ पहुँची? सर, जहाँ जहाँ हिंदी बोली जाती है, हिंदी सुनी जाती है, ये 4 पंक्तियाँ हर जगह जाती हैं, और रोज ये 4 पंक्तियाँ आज पूरे हिंदुस्तान के कवि सम्मेलनों में हर संचालक कोट करता है। तो मैं कहाँ किस किस का नाम गिनाऊं? अब मेरे पास पिछले साल मुझे जो है अमेरिका में 3 प्रोग्राम पढ़ने थे, 3 प्रोग्राम इंग्लैंड में पढ़ने थे, मगर पिछले साल तो आप सबने देखा ही है पूरा 2020 किस तरह से ध्वस्त हुआ है और किस तरह से कोरोना के हवाले सब हो गया है। अभी भी फिर प्रोग्रामों का कैंसिल होना सिलसिला शुरू हो गया है, तो पता नहीं, ईश्वर न करे कि ऐसा कुछ हो, तो अभी भी आगे के प्रोग्रामों पे संकट के बादल ही दिख रहे हैं। चांद साहब, जहाँ आपने इतनी सारा आपने काम किया, इतनी सारी रचनाओं को आपने लोगों को सुनाया, तो और इसके अलावा आपकी कौन सी रचना जो आपको लोकप्रियता के शिखर पे ले गई, इसके अलावा भी? हाँ सर, ये रचना और इसके अलावा बहुत सारी मेरी गजलें हैं। मैं मूलतः गजलकार हूँ, मूलतः मुझे गजल और गीत के रूप में जाना जाता है, गीतकार के रूप में जाना जाता है। तो मेरी एक गजल और जो है युवाओं ने बहुत पसंद की। जब वो गजल मैंने पढ़ना शुरू किया तो लोगों ने जो है बहुत मेरे बाद भी लोगों ने, एक बार की घटना बताऊं, बड़ी हास्यास्पद घटना है। मैं एक प्रोग्राम में लखनऊ चला गया और यहाँ बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज हमारे झांसी में कोई प्रोग्राम बच्चों का चल रहा था। तो हमारा चूंकि घर बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज से बिल्कुल नज़दीक में है, तो दिन का प्रोग्राम था, वहाँ कोई बच्चा जो है मेरी गजल को पढ़ रहा था, बिल्कुल हूबहू मेरी आवाज में। तो मेरी पत्नी को जाने क्या शक हुआ कि ये लखनऊ झूठ बोल के मतलब लखनऊ गए हैं या यहीं हैं। वो हमारे पड़ोसी को लेके स्कूटर में बैठ के देखने गई कि ये यहाँ तो नहीं। तो ये कुछ होता रहता है इस तरह का। तो वो गजल थी, मैं वो भी पढ़े दे रहा हूँ। वो उसमें एक शेर बड़ा फेमस हुआ, उस शेर की वजह से पूरा मतलब पूरी गजल पूरे देश में काफी प्यार से सुनी गई। वो गजल थी कि क्या बताएं वो कब हमको क्या दे गए, क्या बताएं वो कब हमको क्या दे गए, जब मिले जख्म दिल को नया दे गए, क्या बताएं वो कब हमको क्या दे गए। और इसका जो शेर बड़ा फेमस हुआ था खरे साहब, वो शेर पढ़ता हूँ, बाकी पूरी बहुत लंबी गजल है। जो बड़ा फेमस हुआ था वो शेर ये था कि हमने तस्वीर मांगी थी उनसे मगर, हमने तस्वीर मांगी थी उनसे मगर, लीजिए कहे के वो आईना दे गए, लीजिए कहे के वो आईना दे गए, चांद मांगा जो उनसे ठिकाना तो वो
पूरे देश में मैं जहाँ भी मंच पे पढ़ता हूँ तो ये शेर को यही इतना ही पढ़ता हूँ, पब्लिक इसको पूरा कर देती है। शेर सुनिएगा कि चांद मांगा जो उनसे ठिकाना, तो वो लिख के हमको हमारा पता दे गए, क्या बताएं वो कब हमको क्या दे गए। तो ये इस तरह बहुत सारी रचनाएं हैं, और रचनाएं तो अगर हम पढ़ें तो अभी 2-2.5 घंटे हम रचनाएं ही आपको सुनाते रहेंगे। बहुत सारी रचनाएं हैं, मगर कहीं ना कहीं सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई रचनाएं भी मैंने छंद में, गीत में और गज़ल में भी प्रयास किया है। और जैसे मेरे छंद आपने सुने होंगे, मेरी 4 पंक्तियां बड़ी फेमस, बहुत वायरल हुई, उन पंक्तियों को भी बहुत लोग पसंद करते हैं, चाहे उर्दू का मंच हो चाहे हिंदी का मंच हो। और मैं अक्सर पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जहाँ भी गया हूँ, इन 4 पंक्तियों से ही कवि सम्मेलन की शुरुआत भी करता हूँ, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की तहजीब यही है, हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति की सांस्कृतिक पहचान यही है। तो 4 पंक्तियां यह हैं कि धर्मवाद, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद त्यागे सभी एक रहे, ऐसा मातु ज्ञान दे, भ्रष्ट भेड़ियों को मैया मार दे, अकाल ही तू घोष चंद्रशेखर से नेता फिर महान दे। ओ अब्दुल हमीद बने कोई राणा शिवा जैसा, पूजा मंदिरों में और मस्जिद में अजान दे। और भारती के बेटे हैं ये हिंदू और मुसलमान, एक हाथ गीता और एक में कुरान दे। भारती के बेटे हैं ये हिंदू और मुसलमान, एक हाथ गीता और एक में कुरान दे। तो इस तरह के छंद भी बहुत सारे लिखे, और छंदों को मेरी पहचान इसी से है। मुझे जब बुलाया जाता है मंच पे, कोई संचालक मुझे काव्य पाठ के लिए बुलाता है तो यही कहता है कि एक ऐसे शख्स को बुला रहा हूँ जो छंद, मुक्तक, गजल और गीत हर विधा में माहिर पहचान है। जी, ये सारी मेरी पहचान की रचना है। चांद साहब, जहाँ आप ने संचालन की बात की, तो आप संचालन के क्षेत्र में कैसे आ गए? क्योंकि आप तो मूलतः गीतकार और कवि रहे हैं। संचालन भी एक विधा बहुत बड़ा है, दायित्व है, और ये विधा है, एक मंच की एक विधा है, और संचालन अपने आप में बड़ा काम है, और इसको निभा पाना बहुत मुश्किल भी होता है। मगर बस यूं ही कवि सम्मेलन करते करते अब जब 30 साल की यात्रा हो गई है, तो 30 साल की यात्रा में, यानी कि 3 दशक में एक पीढ़ी जवान हो जाती है ना। तो उससे इतना एक अरसा मंचों पे गुजारने के बाद, हिंदी काव्य मंचों पे, उर्दू काव्य मंचों पे गुजारने के बाद, कहीं ना कहीं आदमी को लगता है कि भाई हम ये भी करके देखें। तो लगभग आज से 18-20 साल पहले मैंने संचालन शुरू किया, और आज माँ की कृपा से, आप सबकी दुआओं से ये है कि संचालन भी मेरा ठीक ठाक होता है। नहीं, बेहतर मैंने देखा है, आपका संचालन लाजवाब होता है सर, जहाँ जैसी जरूरत होती है। मेरी विशेषता यही है कि मैं ज्यादा जो है संचालन में बहुत ज्यादा जो है लोगों को बोर करने की कोशिश नहीं करता हूँ। लोगों को आज बहुत आदमी टेंशन में है, बहुत ज्यादा, बहुत उदास है, बहुत स्ट्रेस में रहता है आदमी। तो कोशिश ये करिए कि आप जो कभी पढ़ के गया उसका प्रभाव खत्म करना है, आने वाले के लिए भूमिका बनानी है। संचालक का सबसे बड़ा दायित्व ये होता है कि एक कवि पढ़ के गया, बहुत अच्छा पढ़ के गया, उसने पूरी पब्लिक को अपने हिसाब से जो है उसने मूड चेंज कर, अब उसने अपने मुट्ठी में कर लिया, फिर वो बैठ गया। अब उसका मूड चेंज करके अगले के लिए बनाना, खोलना बड़ा कठिन, फिर अगले कवि के लिए भूमिका बनाना, ये संचालक का है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो उसको किसी तरह खत्म करूँ, फिर उसके लिए चाहे जैसी भी मतलब टिप्पणियां करनी पड़े, मगर वो टिप्पणियां जो है संदर्भ लेनी पड़े, मगर वो टिप्पणियां मेरी खराब नहीं होती हैं, अश्लील नहीं होती हैं। ये मैं कोशिश करता हूँ, और लोगों को हंसाते हुए, गुदगुदाते हुए एकदम से माहौल चेंज हो जाए, फिर अगले को सुनने के लिए तैयार हो जाए। मेरी कोशिश है। साहब, जहाँ आपने इतनी सारी मंचों पे बहुत सारा काम किया, बहुत सारे रचना पाठ किया, आपको सम्मानों से कहाँ कहाँ नवाजा गया? सर, सम्मान तो गिनती नहीं है कितना, क्या याद भी नहीं है मुझे तो, मगर मुझे क्या ऐसे सम्मान जिसमें आपको आपके लिए याददाश्त बन के रह गया हो? बहुत सारे सम्मान सर। इसमें मुझे एक सम्मान तो मुझे सिक्किम में मिला, वो असम में मिला था। रामनाथ गोयनका जी ने मुझे दिया था वो सम्मान 2014 में। वो बहुत यादगार है। और वैसे तो हर मंच पे सम्मानित तो हम लोग होते ही हैं कहीं ना कहीं, मगर तमाम उपाधियां भी मिली। मगर ये कहिए कि सर
संस्थाओं से मिली हुई उपाधियों का कोई मतलब नहीं होता जब तक हमें सरकारी तौर पे सरकार शासन प्रशासन शासन प्रशासन की ओर से अभी तक हमको कोई सम्मान उपाधि हमको नहीं मिली है। बाकी हिंदुस्तान भर के सांस्कृतिक और साहित्यिक मंचों से लगभग हर साल हमको जो है दर्जनों सम्मान और सम्मान उपाधियां, काव्य श्री, काव्य भूषण, फलाना भूषण, टिकाना भूषण, तमाम तरह की मिलती रहती हैं, मगर उनका मैं महत्व नहीं समझता, क्योंकि हमें जब तक जो है सरकार जो है या कोई बड़ी संस्था जो मतलब वित्तीय सहायता भी मिलना चाहिए, कोई बड़ी संस्था या कोई सरकार हमें जो है जब तक हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी, जब तक हमें वो पुरस्कार नहीं मिलेगा, हम नहीं कह सकते कि हमें कोई सम्मान मिला। यूँ तो आप मेरे घर में देख सकते हैं लगभग मोमेंटोज के तो ढेर लगे हुए हैं कि अब तो ये होता है कि भाई पत्नी कहती है या तो इसको छोड़ाया करो, और लाते हैं तो घरों में बोरी में भर के रख दिया जाता है एक किनारे, तो और सम्मान पत्र का ढेर लगा हुआ है, तो सम्मान तो गिनती नहीं है सर। चाचा साहब, जैसा कि आपने उल्लेख किया था कि आपके शौक में क्रिकेट खेलना भी है, तो वो जो शौक आपके दबे रहे हैं, क्या आज भी उनका आनंद ले पाते हैं? कभी कभी मन करता है, मगर क्रिकेट से मेरा मोह भंग हुआ जब एकदम से ये फिक्सिंग वाला केस उछला और उसमें कई क्रिकेटर एनसी कॉलोनी जैसे लोग मारे गए और फिक्सिंग का, उसके बाद से न जाने क्यों क्रिकेट से मोह भंग हो गया। अब मैं क्रिकेट देखता तो हूँ, मगर बस ऐसे ही एज यूजुअल देख लिया तो देख लिया, नहीं तो नहीं देख लिया, उतना शौक नहीं रह गया। अब मैं बल्कि क्रिकेट की बजाय मैं ओलंपिक जब आता है तो मैं ओलंपिक के सारे खेल देखता हूँ, रेस से लेके हर चीज। इसके अलावा भी कोई और ऐसे शौक जो आप अभी हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, शौक में अब गाने का शौक था, गाने का शौक तो अब कविता ने ले लिया, वो कविता गाता हूँ, और इसके अलावा पढ़ने का शौक है सर। मैं किस तरह का साहित्य पढ़ते हैं? हर तरह का साहित्य जो मिल जाता है, मैं खास करके गद्य पद्य दोनों ही पढ़ता हूँ, और ज्यादा मैं जो है गद्य पढ़ता हूँ, कहानियां हैं, उपन्यास हैं, और हिंदी साहित्य से संबंधित ये चीजें पढ़ता हूँ, और विदेशी साहित्य भी पढ़ता हूँ जो हमारे हिंदी में अनुवादित होती हैं, उनको पढ़ता हूँ। पढ़ने से काफी कुछ मिलता है, तो मंच संचालन में बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। पढ़ना मेरा शौक है, पढ़ता हूँ। और चाचा साहब, जहाँ आप कविता से जुड़े हुए वर्षों हो गए, 3 दशक जैसा भी बता रहे हैं, तो कविता जीविकोपार्जन में साधक नहीं होती, ऐसा लोग बताते हैं, तो आपकी जीविकोपार्जन का क्या माध्यम है? सर, मैं तो सरकारी सेवा में हूँ, विद्युत विभाग में नौकरी करता हूँ बाकायदा, और एक समय था निश्चित रूप से कविता जो है जीविकोपार्जन नहीं करा सकती थी, मगर अब कविता भी जो है, कवि सम्मेलन भी व्यवसाय हो गए हैं, कवि सम्मेलन ने व्यवसायिक रूप ले लिया है, और आज बड़ा गलाकाट प्रतिस्पर्धा हो गई है। इसमें भी नई पीढ़ी जो आ रही है वो बिल्कुल कविता को लेके ही, कविता में ही कैरियर बनाना चाह रही है। आप फेसबुक पे देखिए तो हर दूसरा आदमी कवि लिखे हुए अपने आप को, और अपने नाम के पहले स्वतः लिखने लगे। हाँ, स्वतः लिखने लगे कवि, और बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि वो अपने आप को राष्ट्र कवि लिख देते हैं, राष्ट्रीय कवि लिख देते हैं। तो ये एक हास्यास्पद स्थिति बन गई है जब से ये कविता ने व्यवसाय का रूप धारण किया। और निश्चित रूप से जब कोई चीज व्यवसायिक बन जाती है तो फिर उसके मानदंड गिर जाते हैं, उसके जो मापदंड हैं वो गिर जाते हैं, उसका कहीं ना कहीं जो एक उच्च मानक है वो कहीं ना कहीं नीचे हो जाते हैं। तो आज कवि सम्मेलनों की भी यही स्थिति है। ये बात आपने बड़ी बढ़िया कही। मंच का संचालन चूंकि आप करते हैं, हमें कई वरिष्ठ कवियों ने ये बताया है कि मंच संचालन के दौरान जो महिला कवियत्रियों के साथ चहलबाजी होती है वो क्या प्रायोजित होती है या वो स्वतः हो जाती है? नहीं, हो नहीं जाती है। ये भी एक, ये जब से मैं बता रहा हूँ ना आपको, जब कोई चीज व्यवसायिक हो जाती है, जब किसी चीज का व्यवसायीकरण हो जाता है तो उसमें गिरावट आती है। तो ये जो महिला कवित्री के साथ में चुहलबाजी का ये सिलसिला है, ये एक पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष में, जैसे मालवा क्षेत्र है, आप इस तरफ चले आइए मध्य प्रदेश, इंदौर और इंदौर के आगे चले जाइए, मुंबई महाराष्ट्र तक चले जाइए, तो वहाँ लोग इसको पसंद करते हैं, जहाँ महिला कवित्री से छेड़छाड़ होनी चाहिए। मगर बहुत से संचालक ऐसे हैं जो छेड़छाड़ नहीं करते हैं। जैसे मैं भी अपने आप को एक मानता हूँ, मैं पहले ही, अगर इस क्षेत्र में मुझे संचालन मिलता है तो मैं पहले ही कह देता हूँ भैया मैं संचालन में किसी भी महिला के साथ छेड़छाड़ नहीं करूंगा, किसी से भी मैं चुहलबाजी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे आदत में नहीं है। मेरी
मेरी संस्कृति में नहीं है। मैंने कविता को मिशन के रूप में जिया है, मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो है ये कव्वाली से आई हुई एक चीज है। ये कव्वाली में होती थी छेड़छाड़, उसके बाद फिर नौटंकियों में होने लगी, फिर अब हमारे कवि सम्मेलनों में आ गई, क्योंकि इसने व्यावसायिक रूप ले लिया है। और बड़ी कमजोर सी कवित्री जो लिखना नहीं जानती, मगर साहब 4-4 पंक्तियां उसके संचालक को दे के और संचालक से खींचतान करके वो अपना बड़ा मोटा लिफाफा ले जाती है अपना कमाने का जरिए। तो मैंने जैसा कहा कि व्यावसायिक जब हो जाता है, कोई चीज व्यावसायिक हो जाती है तो उसके गिरावट आते हैं, उसके मूल्यों में गिरावट आती है, वही ये चीज है। साहब, जहाँ आप हमारी झांसी की धरोहर के रूप में बहुत इम्पोर्टेंट आप काम कर रहे हैं, तो बुंदेली विधा के लिए आपने क्या किया? सर, बुंदेली विधा के लिए भी मैंने बहुत काम किया है। बुंदेली फिल्मों में कुछ डायलॉग्स वगैरह लिखे हैं। किस फिल्मों में लिखे आपने? हमारे अजय साहू जी हैं बुंदेली फिल्मों के निर्माता निर्देशक, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी रणकोला उसमें, और बुंदेली डॉन बनाई थी उसमें, और मकान आपका हमारे बाप का एक जो है बुंदेली में बनाई थी, उसके लिए कुछ गीत भी लिखे हैं। और इसके अलावा मैंने जो है दूरदर्शन लखनऊ के लिए सर मेरा बड़ा काम, जो मतलब जिसको मैं मानता हूँ कि मैंने बड़ा काम किया, दूरदर्शन लखनऊ के लिए मैंने 2010 में एक दूरदर्शन लखनऊ ने एक सीरियल बनाया था नगर कथा। हाँ। उस नगर कथा की स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी, और उस नगर कथा में 11 नगरों का उन्होंने कथा दिखाई थी। उसमें हमारा सबसे पहले हमारी झांसी की दिखाई थी। तो झांसी की जो एपिसोड आया था, उस पूरी झांसी का जो है नगर कथा का पूरी पटकथा मैंने लिखी थी, और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस ये आया कि आज भी दूरदर्शन जब नगर कथा दिखाता है तो केवल झांसी को ही रिपीट करके दिखाता, बाकी कहीं का भी नहीं दिखाता। वो मेरे हिस्से में बड़ा काम। और भी बहुत सारी बुंदेली, एक ये राजू आनंद के लिए भी आपने कुछ लिखा है? जी, राजू आनंद संगीत से जुड़े हुए हैं। राजू आनंद जी को भी एक गीत लिख के दिया था। तो वैसे बहुत से लोगों कौन सा गीत लिखा था? मुझे याद भी नहीं, उन्होंने कहा लिख दिए, मैंने लिख दिया। और बुंदेली के लिए भी हम लोग बराबर काम करते रहते हैं, और बुंदेली को बढ़ाने में भी हम मंचों पे भी कोशिश करते हैं कि बुंदेली का एक आध कभी कहीं ना कहीं अगर हमारे हाथ में कोई संयोजन है तो उसमें एक आध बुंदेली का भी कभी हम रखने की कोशिश करते हैं। बुंदेली को बढ़ाने में भी हम लोग बराबर लगातार लगे हुए। साहब, देखा गया बुंदेली का जो ग्रोथ होनी चाहिए थी, वो बुंदेली संस्कृति की, बुंदेली रचनाकारों की, और वो सब हो नहीं पा रही है। ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारी गुटबंदियां हैं, आपस में ग्रुप बने हुए हैं। तो क्या आप मानते हैं कि इससे बुंदेली संस्कृति को क्षति पहुंच रही है? बुंदेली संस्कृति बहुत अच्छी संस्कृति है सर, बहुत ही मीठी बोली है, मगर क्या है कि यहाँ का आदमी बड़ा शर्मीला है, बड़ा शर्माता है। अब थोड़ा सा झिझक खुली है जब से ये हप्पू सिंह वगैरह ने बुंदेली, अब टेलीविजन में भी बुंदेली, तो लोग ये सोचते थे कि बुंदेली गंवारों की भाषा है। जी। तो अगर हम दो बुंदेलखंड के लोग दो कहीं बाहर भी हैं तो उसमें बात कर रहे हैं तो साहब हम लोग हिंदी खड़ी बोली में बोलेंगे, बुंदेली नहीं बोलेंगे। जबकि एक जो है मद्रासी दो लोग होते हैं तो वो अपनी मद्रासी में बात करते हैं, अपने जो है उस अपनी भाषा में बात करते हैं। हमारे यहाँ के लोगों में एक झिझक थी कि ये गंवारों वाली भाषा है, हमें गंवार न समझ लिया जाए, तो इससे बहुत नुकसान हुआ। मगर मैं बहुत साधुवाद देना चाहूँगा, ये टेलीविजन सोनी टीवी में जो आता है उसमें हमारे राठ के कलाकार हैं, हप्पू सिंह बने हुए हैं, उन्होंने बुंदेली शुरू की, तो फिर वो अब जो है कई सीरियल्स में मैं देख रहा हूँ कि बुंदेली भाषा बोली जा रही है। तो ऐसा नहीं है, हाँ ग्रुपबाजी से कुछ ना कुछ नुकसान तो होता है, वो किसी भी चीज़ का हो। परिवार में ही आप देख लीजिए, अगर परिवार में आप 6 लोग हैं और 3 लोगों का ग्रुप अलग है, 3 लोगों का ग्रुप अलग है, तो वो परिवार राइज नहीं कर सकता। इसी तरह से ये बुंदेली हो या हिंदी हो, जहाँ ग्रुपबाजी होगी वहाँ नुकसान हमारा ही होगा, और भाषा का नुकसान होगा, संस्कृति का नुकसान होगा, और ये होता है। चांद साहब का अगला ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है, क्या करना चाहते हैं? कुछ नहीं सर, बस ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं, एक सपना है कि 1-2 किताबें आ जाए मेरी और कुछ अच्छा सा जो है हो जाए बस। और बाकी तो सब मंच, जब तक मंच का तो यह है कि जब तक हम मंच पे हैं तब तक हैं, तो हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि मंच के बाद भी हमें लोग याद करें। एक उम्र के बाद मंच तो आपने सुना है कि चढ़ता सूरज धीरे धीरे चढ़ता है, ढलता है ढल जाएगा। तो एक समय आता है, बड़े बड़े कवियों का समय नहीं रहा, एक समय आता है खत्म ही हो जाते हैं। तो अभी चल रहा है, जब तक चल रहा है, मगर प्रयास चल रहा है कि साथ में कुछ एक किताबें आ जाएं। तो मेरी गज़ल संग्रह की तैयारी कर रहा हूँ मैं, उसके बाद एक गीत संग्रह का भी है। मैंने
2004 से लेकर 2005 तक दैनिक स्वदेश में एक श्रृंखला चलाई थी साहित्य के झरोखे से। अच्छा। उसमें मैंने 101 देश भर के बड़े साहित्यकारों का इंटरव्यू किया था मैंने। अच्छा। साक्षात्कार लिए थे और उसको मैंने 101 हफ्ते तक श्रृंखलाबद्ध लोगों का मैंने स्वदेश में छापा था। तो उसको भी एक किताब की शक्ल देने की कोशिश है। तो यही सब चल रहा है सर। बाकी बुंदेली संस्कृति पे, बुंदेली जो हमारी विलुप्त हो चुकी परंपराएं हैं, जो हमारी गारी होती थी एक विधा, जो बुंदेली विधा है, लोकगीत है, गारी है, इनको भी संरक्षित करने की दिशा में हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। उसको भी किताब के रूप में लाने का प्रयास। बुंदेली फिल्म लाइन जो है, बुंदेली बॉलीवुड है, ये बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हो पा रही। एक दौर था कि धड़कोला जैसी फिल्म बुंदेलखंड का आइकॉन बन गई थी। क्या वजह है? ये जो गुबार था ये अब क्यों रुक गया, जबकि फिल्म बहुत शानदार थी? सर, कोई भी एक चीज अच्छी होती है, फिर उसके बाद होता क्या कि कोई चीज आती है तो लोगों को लगता है कि ये तो अरे तो बहुत आसान है। फिर उसमें क्या होता है कि उसमें गिरावट तब आती है जब आसान समझ के अननोन लोग, जो मतलब जानते नहीं है फिल्म के बारे में ABCD, वो घुस जाते हैं। और वो घुसते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है कि वो अपने हिसाब से फिल्म बना देते हैं। तो वो जाके फिर वो पूरी इंडस्ट्री को बदनाम करती है, अगर ये ऐसी बन रही है। एक मछली यही स्थिति हमारे बुंदेलखंडी फिल्मों के साथ हुई। कुछ फिल्में अच्छी बनाई अजय भाई ने और भी कुछ लोगों ने बनाई, मगर बहुत सारे उसमें ऐसे लोग घुस गए जो अपने आप को बिल्कुल ये समझने लगे कि साहब हम ही जो है सत्यजीत रे हैं, और ऐसी इतनी घटिया फिल्में बनाई कि जो है अब जैसे कहना नहीं चाहिए, बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है देशराज पटेरिया साहब, मैं बहुत सम्मान करता हूँ। उन्होंने बुंदेली गीतों को बहुत दूर पहुंचाया, एक समय में विदेशों तक में पहुंचाया, मगर उन्होंने किस रूप में पहुंचाया, वो किस रूप में पहुंचाया। बहुत बड़े कलाकार हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। अभी पिछले साल कोविड में ही खत्म हुए बेचारे, उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे, मगर किस रूप में बुंदेली को पहुंचाया। ये तो मैंने भी देखा है कि बुंदेली जो लोकगीत हैं वो ज्यादातर दो अर्थी ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, जिसकी वजह से वो परिवार में सुनने में लोगों को गुरेज होता है। ये जो है लोगों ने ये किया, और जबकि जो है बुंदेली बहुत अच्छी सांस्कृतिक विरासत है। बुंदेली गीतों में संस्कृति को परस्पर जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुंचाने की हमारी विरासत, जो हमारी परंपराएं हैं, उसको पहुंचाने के संदेश भी उन लोक गीतों में, तो उनको लोगों ने कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया। मैं एक नाम लेना चाहूंगा, हमारे अच्छे मित्र हैं, अभी हाल ही में उनको जो है लोकभूषण भी मिला है, पन्ना लाल असर साहब जो है BHL में थे। उन्होंने कम से कम जो है बुंदेली, वो भी बुंदेली गायक हैं, मगर उन्होंने बुंदेली को बुंदेली के रूप में गाया, उन्होंने द्व्यर्थी नहीं गाया। मैं उनको इस बात के लिए बार बार बधाई देता हूँ, और उनको इसीलिए शायद उनको लोकभूषण अभी हिंदी संस्थान से मिला। साहब, हमारा बंजारा बिट्स जो चैनल है, ये शिक्षा प्रति इंफॉर्मेशन देने वाला, धार्मिक सभी तरह की विधाओं में जो लोगों के मन को खुशी देता है। हमारे दर्शकों को आप अपने तरीके से क्या ऐसा संदेश देना चाहेंगे जो नई पीढ़ी आपको लेके इंस्पायर्ड हो? सर, बंजारा बीट्स का मैं बहुत आभारी हूँ। बंजारा बीट्स को मैंने कई एपिसोड आपके देखे हैं। आप बहुत बड़ा काम ये कर रहे हैं कि हमारी जो विलुप्त होती परंपराएं हैं उनको जीवित रखने की दिशा में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हमारे जो कलाकार हैं, कवि हैं, उनको आप सामने ला रहे हैं। कल ही मैं देख रहा था आप जो समीर भालेराव साहब का आप देखें कि शास्त्रीय संगीत एक तरह से कौन सुनना चाहता है, कितने लोग हैं उसको सुनने वाले, मगर आपने भालेराव जी को सामने लाके उस शास्त्रीय संगीत का सम्मान प्रॉपर किया, और उस विरासत को बचाए रखने की दिशा में आपने एक बहुत बड़ा काम किया। इसके लिए आपको और बंजारा बीट्स को बहुत बहुत बधाई। और बस ये कहना चाहूँगा नई पीढ़ी से कि ये हमारी परंपराएं हैं, ये हमारी विरासत है, इन्हीं से हम पाश्चात्य सभ्यता की दिशा में बढ़ें, निश्चित रूप से बढ़ें, वहाँ की अच्छाइयों को अपनाएं, मगर कहीं ना कहीं अपनी परंपराओं को, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उसको अगर हम साथ में लेके चलेंगे तो निश्चित रूप से हम और भी ज़्यादा उन्नति के शिखर पर पहुंच सकेंगे। और अगर हमने अपनी परंपराओं को, अपनी मान्यताओं को, अपनी मूल्यों को ही खो दिया, इसके बाद हमने कोई सांस्कृतिक उत्थान हमने की बात करें, उसके बाद हम जो है पाश्चात्य सभ्यता की संस्कृति को अपनाएं, तो मैं समझता हूँ कि वो हमारा अधूरापन होगा।
तो मैं युवाओं से यही कहूँगा, 4 पंक्तियों में बात कह देता हूँ कि दिल का दरवाजा खुला रखिए, दिल का दरवाजा खुला रखिए, और लहजा भी फूल सा रखिए, बढ़ के चूमेगी कदम मंजिल भी, आप भी कुछ तो हौसला रखिए। तो दिल का दरवाजा हमें खुला रखना है हर अच्छी चीजों के लिए, और लहजा अगर फूल सा रखेंगे, अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपनी कामयाबी की मंजिल तक पहुंचेंगे। तो ये थे गीतकार अर्जुन सिंह चांद, जिनकी गजलों की, गीतों की महक पूरे हिंदुस्तान में गूंज रही है। चाचा साहब, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमारा बहुत सारी चीज़ों को आपने आज बंजारा बीट्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और आप हमारे साथ हमको बुलाया अपने स्टूडियो में, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका और बंजारा बीट्स का। बहुत बहुत धन्यवाद। एक गज़ल वर्तमान हालात पे पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद एक छोटी सी गज़ल और पढ़ूंगा श्रृंगार की। जिन चीज़ों के लिए मुझे जाना जाता है वो गज़ल पढ़ता हूँ, सुनिएगा। हट के पढ़ने की कोशिश करता हूँ, मंचों पर भी हट के काव्य पाठ करने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा कि झूठों का सम्मान बढ़ाया जाता है, झूठों का सम्मान बढ़ाया जाता है, सच्चाई का मान घटाया जाता है, सच्चाई का मान घटाया जाता है। और सियासत क्या करती है? हैं कितने खुदगर्ज सियासी लोग यहाँ, हैं कितने खुदगर्ज सियासी लोग यहाँ, हैं कितने खुदगर्ज सियासी लोग यहाँ। गांधी को शैतान बताया जाता है, गांधी को शैतान बताया जाता है, और अंधी श्रद्धा के हैं ये परिणाम यहाँ, अंधी श्रद्धा के हैं ये परिणाम यहाँ, अंधी श्रद्धा के हैं ये परिणाम यहाँ। ढोंगी को भगवान बनाया जाता है, भूखे हैं रोटी की जरूरत है जिनको, भूखे हैं रोटी की जरूरत है जिनको, भूखे हैं रोटी की जरूरत है जिनको। आदर्शों का पाठ पढ़ाया जाता है, आदर्शों का पाठ पढ़ाया जाता है। लूटे हैं खलिहान जिन्होंने गाँव में, जिस शेर के लिए पूरी गजल कही गई है, ये पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि लूटे हैं खलिहान जिन्होंने गाँव में, लूटे हैं खलिहान जिन्होंने गाँव में, ऐसों को प्रधान बनाया जाता है, ऐसों को प्रधान बनाया जाता है। चांद अदब के हैं अपने आदाब यहाँ, चांद अदब के हैं अपने आदाब यहाँ, चांद अदब के हैं अपने आदाब यहाँ। शैतान को इंसान बनाया जाता है, झूठों का सम्मान बढ़ाया जाता है, सच्चाई का मान घटाया जाता है। मुश्किल है मोहब्बत का सफर देख रहे हैं, मुश्किल है मोहब्बत का सफर देख रहे हैं, मुश्किल है मोहब्बत का सफर देख रहे हैं, मुश्किल है मोहब्बत का सफर देख रहे हैं।
मुश्किल है मोहब्बत का सफर, देख रहे हैं, देख रहे हैं, कांटों से भरी अपनी डगर देख रहे हैं, कांटों से भरी अपनी डगर देख रहे हैं। और रुखसार पे लाली है तो नजरों में झिझक है, रुखसार पे लाली है तो नजरों में झिझक है, रुखसार पे लाली है तो नजरों में झिझक है, नजरों में झिझक है। हम अपनी मोहब्बत का असर देख रहे हैं, हम अपनी मोहब्बत का असर देख रहे हैं। और मासूम अदाएं हैं, कयामत है जवानी, मासूम अदाएं है, कयामत है जवानी, कयामत है जवानी। खतरे में हजारों के जिगर देख रहे हैं, खतरे में हजारों के जिगर देख रहे हैं। मुश्किल है मोहब्बत का सफर देख रहे हैं। और कल तक जो हवा देते थे नफरत को जुनू को, कल तक जो हवा देते थे नफरत को जुनू को, नफरत को जुनू को, जलता हुआ अब अपना भी घर देख रहे हैं, जलता हुआ अब अपना भी घर देख रहे हैं। कांटों से भरी अपनी डगर देख रहे हैं। और वे फैज तो बेतरह तने दिखते हैं, लेकिन बेफैज तो बेतरह तने दिखते हैं, लेकिन तने दिखते हैं, लेकिन झुकते हुए फलदार सजर देख रहे हैं, फलदार झुकते हुए फलदार सजर देख रहे हैं। कांटों से भरी अपनी डगर देख रहे हैं। और ये मक्ते का शेर हाजिर करता हूं, सुनिएगा। कि कहने को तो दुनिया से यही हमने कहा था, कहने को तो दुनिया से यही हमने कहा था, हमने कहा था। देखेंगे नहीं, देखेंगे नहीं चांद मगर देख रहे हैं, देखेंगे नहीं चांद मगर देख रहे हैं। मुश्किल है मोहब्बत का सफर देख रहे हैं। कांटों से भरी अपनी डगर देख रहे हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।